विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड के बिजनेस लॉ पेपर में कंपनी का पर्दा उठाना या उसे बेनकाब करना विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना की दो परिस्थितियां थी, दो व्यवस्थाओं में कंपनी का पर्दा उठाया जाता है, जिसमें पहली जो थी वो थी वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन, अर्थात अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जिसका अध्ययन हम इससे पूर्व वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इससे आगे जो दूसरी परिस्थिति है न्यायिक निर्णयों के अधीन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यायिक निर्णयों के अधीन भी कंपनी को बेनकाब न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्णयों के अनुसार निम्नांकित कुछ परिस्थितियां हैं जब एक कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। सबसे पहली परिस्थिति है, सबसे पहली जो व्यवस्था है, अधिकारों के बाहर कार्य करने की दशा में, अर्थात इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। यदि कंपनी के संचालक अपने अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं तो वे अपने उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। दूसरा बिंदु है सरकारी आय की सुरक्षा के लिए। कभी कभी कुछ लोग कंपनी का निर्माण सरकारी करों से बचने के लिए भी करते हैं। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी तथा न्यायालय को अधिकार है कि वह कंपनी को बेनकाब कर दे तथा उसके पर्दे के पीछे बैठे सदस्यों को इस दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी ठहरा सके। तीसरी परिस्थिति है कपट अथवा अनुचित आचरण की रोकथाम के लिए। न्यायालय किसी भी कंपनी का पर्दा तब भी उठा सकते हैं जबकि उन्हें इस बात का संदेह हो कि कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अनुचित आचरण करने के लिए किया गया है। कंपनियां सच्चाई का स्वांग रचने या दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई जाती है। अतः ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर सकता है। नेक्स्ट, वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी की दशा में, यदि कंपनी का निर्माण ही वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए किया गया है तो ऐसी दशा में भी न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है तथा उसके सदस्यों को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए। कभी कभी किसी कंपनी से संबंधित विवाद में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी कंपनी की वास्तविक प्रकृति को निर्धारित करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे कोई कंपनी किसी समूह या प्रबंध विशेष से संबंध रखती है अथवा नहीं रखती, कोई कंपनी शत्रु कंपनी है अथवा नहीं है, आदि अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इन प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय को कंपनी का वैधानिक पर्दा उठाना पड़ सकता है और उसकी वास्तविकता का पता लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में, यदि कंपनी के अधिकांश सदस्य मिलकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो न्यायालय कंपनी के पर्दे को हटाकर उसके सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा अंशधारियों के एजेंट या प्रत्याशी के रूप में कार्य करने पर, इन केस व्हेन कंपनी एक्ट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, यदि कोई कंपनी अपने अंशधारियों की एजेंट
या प्रन्यासी के रूप में कार्य करती है तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है तथा कंपनी एवं अंशधारी दोनों को एक ही मान सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए, फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटीज फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम आदि के अधीन अपराधों के लिए कंपनी का पर्दा उठाकर दोषी संचालक या अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश में कई कानून कर्मचारी और श्रमिकों के कल्याण हेतु या उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम इत्यादि। यदि कंपनी इनमें से किसी की अवहेलना करती है तो कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अवहेलना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट, आपके लोक नीति का संरक्षण करने के लिए न्यायालय उस दशा में भी कंपनी का पर्दा उठाते हैं जब किसी कंपनी में लोक नीति के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। ऐसी दशा में भी लोक नीति के विरुद्ध कार्य करने के लिए कंपनी के अधिकारियों को ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा अन्य भी परिस्थितियां बन सकती है जब न्यायालय उचित समझने पर कंपनी को बेनकाब कर सकता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी का समामेलन करवा लेने मात्र से ही सभी परिस्थितियों में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित अथवा अस्तित्व पृथक नहीं हो जाता है। सीमित दायित्व तथा पृथक अस्तित्व तभी तक बने रहते हैं जब तक कि सदस्य एवं संचालक ईमानदारी के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं। किंतु जब कंपनी के संचालक सरकार, जनता, ऋणदाताओं आदि के साथ छल कपट करने लगते हैं तो न्यायालय इन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं। न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व की रक्षा तभी तक करते हैं जब तक कि वह जनहित एवं राष्ट्रहित एवं स्थापित उद्देश्यों के अनुकूल कार्य करती है। जब कभी भी कंपनी के प्रबंधक तथा सदस्य कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, कंपनी की संपत्ति का निजी हित के लिए उपयोग करते हैं तथा ऋणदाताओं के हित की रक्षा नहीं करते हैं या राष्ट्र हितों की उपेक्षा करते हैं तो न्यायालय कंपनी के वैधानिक पर्दे को हटाकर उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ हम इसमें साझेदारी एवं कंपनी में अंतर के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संबंध है जो आपसी सहमति से किसी कारोबार को चलाने तथा उस कारोबार से प्राप्त लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। कंपनी के बारे में आप पहले ही जान चुके हो कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से पृथक किंतु स्थायी अस्तित्व होता है तथा जिसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है। इस आधार पर यदि हम देखें तो साझेदारी एवं कंपनी में सबसे पहला अंतर बनता है कि कंपनी जो है, कंपनी व साझेदारी में का क्या आशय है, अर्थात सबसे पहला अंतर का आधार है आशय। दूसरा हम देखेंगे अधिनियम। कंपनी पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है, जबकि साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। पृथक अस्तित्व, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कंपनी की विशेषताओं में कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, अर्थात सदस्यों की मृत्यु, दिवालियेपन, पागलपन आदि का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन साझेदारों का अपनी साझेदारी से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। साझेदारों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से साझेदारी का विघटन हो जाता है। समामेलन, एक साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। इसे हम समामेलन के स्थान पर अंतर का आधार पंजीयन भी लिख सकते हैं, जबकि कंपनी का पंजीयन या समामेलन अनिवार्य होता है। सदस्यों की संख्या, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है तथा अधिकतम 200। दायित्व, प्राय कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, जबकि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जब तक कि किसी साझेदार के दायित्व के संबंध में साझेदारी समझौते द्वारा तय नहीं कर लिया जाता। संपत्ति पर अधिकार, कंपनी की संपत्ति पर कंपनी का स्वयं का अधिकार होता है, न कि इसके अंशधारियों का। जब तक कंपनी का अस्तित्व रहता है तब तक इस पर अंशधारी किसी तरह का अधिकार नहीं रखते हैं। साझेदारी की संपत्ति सभी साझेदारों की संयुक्त संपत्ति होती है, जिस पर वे आंशिक स्वामी होते हैं। प्रबंध, साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार साझेदारी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है, जबकि कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था अंशधारियों द्वारा चुने हुए संचालकों पर होती है। एजेंट, एक अंशधारी अपनी कंपनी या उस कंपनी के दूसरे अधिकारी का एजेंट नहीं होता है, अतः एक अंशधारी अपने कार्यों से अपनी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता, जबकि एक साझेदार दूसरे साझेदार के लिए एक एजेंट के रूप में होता है। अतः एक साझेदार व्यापार में सामान्य कार्यों के लिए फर्म एवं समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट आपके संलेख में परिवर्तन, कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों एवं नियमों की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके परिवर्तन कर सकती है। इसको हम ये भी कहेंगे कि भाई कंपनी और साझेदारी के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन। जबकि एक साझेदारी संस्था अपने संलेख में सब साझेदारों की सहमति से परिवर्तन कर सकती है, अर्थात जब भी कंपनी को किसी तरह का परिवर्तन अपने सीमा नियम जो उसका संविधान कहलाता है, जो उसका चार्टर होता है, उसमें परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए उसे साधारण या विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन साझेदार परस्पर सहमति से अपने साझेदारी संलेख में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रलेख, एक कंपनी अपने लिए सीमा नियम एवं प्राय अंतर नियम बनाती है। साझेदार प्राय साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं। हित हस्तांतरण, एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने हित का हस्तांतरण स्वेच्छा से कर सकते हैं, लेकिन एक साझेदारी फर्म के साझेदार बिना अन्य साझेदारों की सहमति के अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते। एक कंपनी को कंपनी अधिनियम में दिए गए निर्देशानुसार खाते रखना तथा उनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। साझेदारी फर्म के लिए यह अनिवार्य होता है। एक अंशधारी अपनी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, एक साझेदार साझेदारी फर्म के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। लाभ का वितरण, कंपनी अपने लाभ अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद वितरित कर सकती है। साझेदार एक निश्चित समयांतर से राशि निकालते रहते हैं तथा लाभ होने पर उनके खातों में लाभ की राशि जमा कर दी जाती है। और आखिरी में अपन अंतर का आधार है समापन। साझेदारी का समापन
सब साझेदार एक निर्णय करके कर सकते हैं। साझेदार की मृत्यु होने, निवृत्त होने या साझेदार के स्वतः अंत होने, साझेदारी का स्वतः अंत हो जाता है। कंपनी का समापन अधिकरण द्वारा, अंशधारियों के प्रस्ताव द्वारा या ऋणदाताओं की मांग द्वारा किया जा सकता है। थैंक्स विद्यार्थियों। अगला वीडियो हम इससे बाद देखें।